Janvi, can you hear me? तुमने कहां से नहीं सुना ये बताओ? डिड यू राइट द डेफिनेशन? Okay, if you have written the definition, now listen to me. अब देखो सुनो, अब मैं आता हूँ वेव में। पहली बात तो ये समझ में आ गया कि वेव इज अ काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस जिसमें एक्चुअल मोशन ऑफ द पार्टिकल नहीं होता, और ये होता है वो होता है, ये अब समझ चुके हो। अब वेव में बेसिकली मैं पहले तो वेव को दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ। वेव जो मैं आपसे कह रहा था, मैकेनिकल एंड नॉन मैकेनिकल वेव, इसका मतलब समझते हैं। मैकेनिकल वेव, और यही हमारा सिलेबस है, मैकेनिकल वेव। और दूसरा जो वेव है दैट इज नॉन मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव और नॉन मैकेनिकल वेव का पहले तो डिफरेंस आप समझें कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। मैकेनिकल वेव का मतलब है कि ऐसा वेव विच रिक्वायर्स मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन, दैट इज कॉल्ड एज मैकेनिकल वेव। वेव which requires material medium for its propagation, उसको मैकेनिकल वेव कहते हैं। इसका एग्जांपल क्या है? एग्जांपल जैसे साउंड वेव, ठीक है, या वेव ऑन ए स्ट्रिंग, ये मैकेनिकल वेव कहलाते हैं। बिकॉज विदाउट मीडियम पार्टिकल इट कैन नॉट प्रोपगेट। बिकॉज जब ये प्रोपगेट करता है तो मीडियम के पार्टिकल ऑसिलेट करते हैं, तो विदाउट मीडियम पार्टिकल दे कैन नॉट प्रोपगेट। तो दीज आर द मैकेनिकल वेव, है ना। मैकेनिकल वेव जैसे वेव ऑन ए स्ट्रिंग और वेव ऑन वाटर सरफेस, ऑल ऑफ देम आर द एग्जांपल फॉर मैकेनिकल वेव। और वेव which does not require material medium is known as non-mechanical wave। इसका एग्जाम्पल क्या है? द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर दिस इज लाइट वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कह सकते हैं आप। जनरली मैं कह दूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं दे डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्या मतलब होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब जैसे लाइट वेव, रेडियो वेव, इंफ्रारेड रेज, ठीक है, ये सब के सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहलाते हैं। एंड एवरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डज नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन। क्लियर है? तो लाइट वेव इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ दैट विच डजंट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम। ठीक है, इसीलिए आपको मालूम है कि भाई लाइट, आपका जो लाइट आपको कहीं भी दिखाई दे जाता है वेदर देयर इज अ मीडियम और नॉट, बट आपका जो साउंड है वो हर जगह सुनाई नहीं देगा। आप मून के सरफेस पे चले जाओगे, यू विल नॉट बी एबल टू हियर एनी साउंड बिकॉज देयर इज नो एटमॉस्फेयर देयर। तो इसका मतलब है देयर इज नो मीडियम एज सच, तो इसलिए साउंड पे प्रोपगेट नहीं कर पाता ऑन द सरफेस ऑफ द मून। राइट जानवी जी? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमें जो पढ़ना है दैट इज ओनली मैकेनिकल वेव। ठीक है, अब इस मैकेनिकल वेव में भी हमें जो स्पेशली वेव्स पढ़ना है उस वेव का नाम है हार्मोनिक वेव। मैकेनिकल वेव के भी कैटेगरी है, बट इसमें जो हमें वेव पढ़ना है हार्मोनिक वेव पढ़ना है। हार्मोनिक वेव, हार्मोनिक वेव का क्या मतलब होता है? तो हार्मोनिक वेव का मतलब होता है ऐसा वेव जिसमें मीडियम पार्टिकल विल ऑसिलेट ओबेइंग साइन और कोसाइन फंक्शन। ठीक है, मतलब हार्मोनिक वेव का मतलब क्या होता है? ऐसी वेव जो अगर प्रोपगेट करेगी किसी मीडियम में, अगर वेव मतलब वेव का दूसरा मतलब डिस्टरबेंस, तो डिस्टरबेंस अगर प्रोपगेट करेगी तो उसको प्रोपगेट कराने के लिए पार्टिकल्स क्या करेंगे? अपने पोजीशन पे ऑसिलेट करेंगे। ठीक है,
और ऑसिलेशन की जो इक्वेशन है वो या तो साइन की इक्वेशन होगी और कोसाइन की इक्वेशन होगी, तो सच अ वेव इज कॉल्ड एज हार्मोनिक वेव। इसका ये मतलब हो गया सर कि मैकेनिकल वेव जो है वो सारे के सारे हार्मोनिक वेव नहीं होते। इसका मतलब हर मैकेनिकल वेव कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय साइन और कोसाइन, और अदर मैथमेटिकल फंक्शन से भी वो रिप्रेजेंट हो सकते हैं। तो देयर कैन बी डिफरेंट कैटेगरी ऑफ वेव्स, राइट। मैकेनिकल वेव में भी देयर कैन बी डिफरेंट वैरायटी, बट हमें जो पढ़ना है वो सिर्फ हार्मोनिक वेव पढ़ना है। मतलब ऐसी मैकेनिकल वेव जिसमें ऑसिलेशन ऑफ द पार्टिकल, इफ ऑसिलेशन ऑफ द पार्टिकल, oscillation of particle of medium can be represented by sine or cos function, then such waves are known as हार्मोनिक वेव। तो इस तरह की जो वेव होगी उसको हम कैसी वेव कहेंगे, तो सच वेव्स विल बी कंसीडर्ड एज हार्मोनिक वेव। और यही हार्मोनिक वेव जो आपको वाटर के सरफेस पे दिखाई देता है या स्ट्रिंग के सरफेस पे दिखाई देता है, वो आपने देखा होगा, ऐसा वेव आपको दिखाई देता है ना। और वेव का जो स्ट्रक्चर दिखेगा आपको, या वेव का जो ग्राफ आपको दिखाई देगा, दैट विल लुक लाइक अ साइन कर्व और कोसाइन कर्व। तो सच अ वेव इज नोन एज हार्मोनिक वेव। ठीक है। अब इस हार्मोनिक वेव में फर्दर दो और क्लासिफिकेशन है। अब वो क्या है वो मैं लिखता हूं। पहले आपने ये डेफिनेशन लिख लिया, ये आपने लिख लिया जो भी स्क्रीन पे है। जानवी ये लिख लिया आपने जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है आपको? ठीक है, तो इसके आगे बढ़ते हैं। अब जो हम वेव पढ़ रहे हैं, पहली बात तो ये समझ में आ गया कि मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल में भी कौन सी वेव हम पढ़ रहे हैं, हार्मोनिक वेव। इसका मतलब ये हुआ कि हर वेव साइन और कॉस के फंक्शन से रिप्रेजेंट हो, इट इज नॉट नेसेसरी। वेव कई सारे टाइप के हो सकते हैं, कई तरह के फंक्शन हो सकते हैं, तो हमें तो बस हार्मोनिक वेव पढ़ना है। अब इसमें भी दो क्लासिफिकेशन, इसमें एक वेव हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव और दूसरा वेव हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। तो ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव वन बाय वन हम समझेंगे। ट्रांसवर्स वेव, इसका क्या मतलब है? मान लो किसी मीडियम को हमने डिस्टर्ब किया, तो डिस्टर्ब करेंगे तो डिस्टरबेंस आगे प्रोपगेट करेगा। तो अगर डिस्टरबेंस इधर प्रोपगेट कर रहा है तो दिस इज, जिधर डिस्टरबेंस प्रोपगेट करेगा दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। ये वो डायरेक्शन है जिसमें वेव प्रोपगेट कर रही है, दिस इज प्रोपगेशन ऑफ वेव। और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, ऐसा कह लो, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, प्रोपगेशन ऑफ वेव मतलब वेव जिधर जा रही है, दैट इज बेसिकली द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। मतलब डिस्टरबेंस आगे जा रहा है तो हम कहेंगे डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव आगे है। तो जिधर डिस्टरबेंस जा रही है, अगर उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मीडियम के पार्टिकल ऑसिलेट करेंगे, अगर इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मीडियम के पार्टिकल अगर ऑसिलेट करते हैं, तो सच अ वेव विल बी कॉल्ड एज अ ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल, डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ मीडियम पार्टिकल। ये मीडियम पार्टिकल के ऑसिलेशन की डायरेक्शन है। तो वेव आगे जा रही है और मीडियम पार्टिकल्स जो है वो ऑसिलेट कर रहे हैं परपेंडिकुलरली। तो इस तरह के वेव को अपन क्या कहेंगे? इस तरह के वेव को हम ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। जो आप वाटर सरफेस के पे वेव देखते हो, दैट इज योर ट्रांसवर्स वेव। जो स्ट्रिंग को, अगर आप कोई स्ट्रिंग ले लें और उसको ऐसा जर्क दे दें, तो जब आप स्ट्रिंग को जर्क प्रोवाइड करेंगे तो जो वेव आपको दिखाई देता है दैट विल बी ट्रांसवर्स वेव। लाइट वेव, ऑल्दो इट इज नॉन मैकेनिकल, बट इट इज अ ट्रांसवर्स वेव। अब दूसरा वेव कौन सा है? दूसरी वेव है लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव, अब लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है? तो लॉन्गिट्यूडनल वेव सर ऐसी वेव होती है जिसमें जिधर वेव प्रोपगेट कर रही है, वेव की डायरेक्शन है, मीडियम का पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा हो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द वेव। मतलब मीडियम, ये वेव की डायरेक्शन है प्रोपगेशन की,
और ये ऑसिलेशन की डायरेक्शन है, मतलब जिधर वेव प्रोपगेट कर रहा है उसी के अलोंग आपके पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, मतलब वेव अगर इधर जा रहा है तो पार्टिकल भी ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, तो सच अ वेव इज कॉल्ड एज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव, जिसका एग्जांपल क्या है, साउंड वेव। एग्जांपल क्या है, साउंड वेव। साउंड वेव इज एन एग्जांपल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो बेसिकली हमें दो तरह की वेव है, एक ट्रांसवर्स वेव और दूसरी लॉन्गिट्यूडनल वेव। ऑल्दो इस चैप्टर में 90% तो हम यही पढ़ रहे होंगे ट्रांसवर्स वेव, 10% लॉन्गिट्यूडनल वेव पे डिस्कशन होगा जिसका नाम है साउंड वेव। क्लियर है? तो I think you now know the two types of wave which we are going to study in this chapter, longitudinal and transverse. नोट कर लिया? नेक्स्ट, अब एक दो बातें और समझो। ट्रांसवर्स वेव को अगर मैं ड्रॉ करूं तो जनरली आपने देखा होगा ट्रांसवर्स वेव, देखा होगा ऐसा बनाया हुआ होता है, ठीक है, ऐसा ट्रांसवर्स वेव। ऐसा इसलिए क्योंकि जो पार्टिकल है, वेव ऐसे जा रहा है और पार्टिकल ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है। तो कोई पार्टिकल अपने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे होगा, कोई पार्टिकल कहीं पर होगा, कोई पार्टिकल अभी जीरो पे होगा। तो अगर उन सबको अगर हम मिला दें, उन सबके कॉमन एक लाइन ड्रॉ करें, तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर ड्रॉ होगा। देखो इस बात को समझो, कोई पार्टिकल आपका यहां पर है ऑसिलेशन में, देखो हर पार्टिकल सेम हाइट पे नहीं होगा एट द सेम टाइम, हर पार्टिकल अलग अलग पॉइंट पे होगा। क्यों? क्योंकि जब आपकी वेव प्रोपगेट करेगी तो हर जो डिस्टरबेंस जो है ना, वेव प्रोपगेट करने का मतलब डिस्टरबेंस, तो हर पार्टिकल के पास जो डिस्टरबेंस पहुंचेगा वो अलग अलग टाइम पे पहुंचेगा, इट विल नॉट रीच एट द सेम टाइम। जैसे अगर मैं आपको पिछला जो सबसे पहला एग्जांपल मैंने लिया था, अगर मैं आपको वो याद कराऊं, तो सबसे पहले कौन डिस्टर्ब हुआ, ये वाला बंदा, उसके बाद कौन डिस्टर्ब हुआ, ये वाला बंदा, ठीक है। तो हर बंदा अलग अलग इंस्टेंट पे डिस्टर्ब हो रहा है। तो अगर हर बंदा अलग अलग इंस्टेंट पे डिस्टर्ब हो रहा है तो हर बंदा अलग अलग पोजीशन पे होगा किसी भी गिवन टाइम पे। तो अगर इन सब का अगर मैं लोकस ले लूं ना, तो वो ऐसा बनता हुआ दिखाई देता है, इसलिए ट्रांसवर्स वेव आपको ऐसा दिखाई देता है। अब इसमें कुछ चीजें हैं सर, यहां से यहां तक, ये पहले अपने एसएचएम में भी देखा और यहां पर भी देख लीजिए, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, ठीक है। पहले तो इस ऊपर वाले को ट्रांसवर्स वेव हो तो इस ऊपर वाले को हम क्रेस्ट कहते हैं और नीचे वाले को हम ट्रफ कहते हैं। तो ये क्रेस्ट हो गया, ये ट्रफ हो गया, क्रेस्ट ट्रफ क्रेस्ट ट्रफ क्रेस्ट ट्रफ, ये ट्रांसवर्स वेव में। दूसरी बात ये है सर कि ये जो पूरा का ये पूरा है यहां से यहां तक, ठीक है, ये पॉजिटिव से लेके ये एक नेगेटिव साइड आपको दिखाई दे रहा है, ट्रफ नेगेटिव साइड में है और क्रेस्ट पॉजिटिव साइड में है। तो यहां से यहां तक इसको हम एक साइकिल कहते हैं, ये दिस इज कॉल्ड एज वन साइकिल, ठीक है, इसको हम वन साइकिल कहते हैं। दूसरी बात, एक बात और याद रखिएगा कि ये हाईएस्ट पॉइंट है, ये यहां पर हाईएस्ट पॉइंट है, इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है इसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं और लैम्डा को हम कहते हैं वेवलेंथ। लैम्डा इज कॉल्ड एज वेवलेंथ। अच्छा, वेवलेंथ सिर्फ वही नहीं होता, वेवलेंथ का बेसिक मतलब होता है कि एक क्रेस्ट प्लस एक ट्रफ की लेंथ को भी हम वेवलेंथ कह सकते हैं, ठीक है। वो मैं लेटर ऑन आई टेल यू हाउ, बट अभी फिलहाल तो ये मान लो कि ये हाईएस्ट पॉइंट, ये जो एम्पलीट्यूड वाला पॉइंट है ना, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वाला, ठीक है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वाला, उन दो मैक्सिमम, इसी तरह से नीचे भी आप दिखा सकते हो कि ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वाला पॉइंट है, यहाँ पर ये वाला मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वाला पॉइंट है, इन दोनों के बीच के सेपरेशन को भी हम लैम्डा कह सकते हैं, अर्थात हम इसको भी वेवलेंथ कह सकते हैं। क्लियर है? तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन द क्रेस्ट्स, दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस या दो कंसेक्यूटिव ट्रफ के बीच का डिस्टेंस इज बेसिकली कॉल्ड एज वेवलेंथ, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात सर, एम्पलीट्यूड आपको समझ में आ रहा है कि द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑसिलेटिंग पार्टिकल will be simply called as amplitude of wave. This will be called as amplitude of wave. On either on the positive side or on the negative side, this will be called as amplitude of wave. ठीक है। और हर पार्टिकल का जो एम्पलीट्यूड होगा वो सेम होगा, ऑल्दो सेम टाइम पे सारे पार्टिकल अपने एम्पलीट्यूड पे नहीं होंगे, हर पार्टिकल अलग अलग टाइम पे अपने मैक्सिमम पे पहुंचेगा, अलग अलग टाइम पे एम्पलीट्यूड पे पहुंचेगा। तो हर पार्टिकल अलग अलग टाइम पे एम्पलीट्यूड पे पहुंचेगा, हर पार्टिकल सेम टाइम पे एम्पलीट्यूड पे नहीं पहुंचेगा, बट एम्पलीट्यूड पे जब भी जो भी पहुंचे उस एम्पलीट्यूड की वैल्यू हर पार्टिकल के लिए सेम होगी। क्लियर? दूसरी बात, यहां पर भी फ्रीक्वेंसी डिफाइन करेंगे हम, वेव में भी वही जैसे हमने एसएचएम में किया था। फ्रीक्वेंसी का बेसिक मतलब क्या होगा, लीनियर फ्रीक्वेंसी। लीनियर फ्रीक्वेंसी का बेसिक मतलब क्या होगा, 1 अपॉन टाइम पीरियड। ये वही डेफिनेशन है जो हमने एसएचएम में किया था। ओमेगा, दैट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी कैसे हम डिफाइन करेंगे, 2π/t, दैट इज द टोटल एंगल इन वन ऑसिलेशन इज 2π रेडियन डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड, है ना। इसमें एक और कांस्टेंट आ जाता है जिसको हम कहते हैं वेव नंबर।
अभी फिलहाल बस इतना याद रख लो, वेव नंबर। वेव नंबर का मतलब होता है 2π/λ। 2π में कितने वेव एकोमोडेट हो रहे हैं, मतलब कितने वेवलेंथ 2π में एकोमोडेट हो सकते हैं, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज वेव नंबर। वेव नंबर इज इक्वल टू 2π/λ। यहां पर भी फेज बेस का कॉन्सेप्ट आएगा। फेज का वही मतलब है यहां पर भी जो इससे पहले आपने पढ़ा था। फेज का बेसिक मतलब था फेज का बेसिक मतलब था सर कि कोई ऐसा कांस्टेंट व्हिच गिव्स यू द पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल एट एनी टाइम, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज फेज। तो फेज का वही मतलब है जो पहले हमने पढ़ा था, वही अभी भी मतलब है। मैथमेटिकली अगर मैं कहूं तो साइन के साथ जो आर्ग्यूमेंट होता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ साइन या आर्ग्यूमेंट ऑफ कोसाइन, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज फेज। साइन का आर्ग्यूमेंट या कॉस का आर्ग्यूमेंट विल बी सिंपली कॉल्ड एज फेज, राइट? ये सब लिख लिया आपने? चलिए सर, तो आज इतना ही रहने दीजिए, क्योंकि इसके बाद मुझे इक्वेशन ऑफ वेव ड्राइव करना है, और वो इक्वेशन ऑफ वेव मैं अगर अभी ड्राइव कर दूं तो बाकी लोग फिर दिक्कत में आएंगे। तो आज इतना ही